ये टॉपिक डेफिनेटली आपके एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। इस कोड के थ्रू नेपोलियन ने बाय बर्थ मिलने वाले सारे प्रिविलेजेस एक झटके में खत्म कर दिए। उसने इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश की, मतलब कानून की नजर में अब हर इंसान बराबर था। फ्रांस में ये सब होता देखकर जर्मनी की मिडिल क्लास ने सोचा कि यार अब हमें भी पीसफुल तरीके से एक यूनाइटेड जर्मन नेशन बनाना चाहिए। इन्होंने 1848 में एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई और फ्रैंकफर्ट के एक चर्च में एक प्रॉपर पार्लियामेंट बुलाई। हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री का एक ऐसा जबरदस्त चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखो, कहानी शुरू होती है साल 1848 से, जब फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूटोपियन पेंटिंग बनाई थी। अगर आप इस पेंटिंग में ध्यान से देखो ना, तो जमीन पर आपको शैटर्ड क्राउन्स, टूटे हुए मुकुट और राजाओं के कपड़े बिखरे हुए देखेंगे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एंड ऑफ मोनार्की, यानी राजा महाराजाओं के एब्सोल्यूट रूल का अंत। और बैकग्राउंड में देखिए, एक लंबी लाइन में अलग अलग नेशंस के लोग द स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आजादी का सिंबल है। सोरियो एक्चुअली एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे थे जहां कोई राजा नहीं होगा, सभी लोग आजाद होंगे और उनके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी नेशनलिज्म की फीलिंग होगी। पर दोस्तों, सवाल यह है कि उस वक्त ये सिर्फ एक ड्रीम था, तो ये हकीकत में कैसे बदला? इसका जवाब छिपा है 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ये वो साल था जब फ्रांस की आम जनता ने राजा के खिलाफ उठकर आवाज लगाई। इस रेवोल्यूशन ने हिस्ट्री में पहली बार पावर एक एब्सोल्यूट मोनार्की से छीनकर सीधे कॉमन सिटीजन्स के हाथों में दे दी। अब ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ध्यान से सुनना कि फ्रेंच लोगों ने अपने अंदर यूनिटी लाने के लिए आखिर स्टेप्स क्या लिए थे। उन्होंने ला पात्री यानी द फादरलैंड और ले सिटवायन यानी द सिटीजन, इसका आइडिया इंट्रोड्यूस किया ताकि हर किसी को एक इक्वल यूनाइटेड कम्युनिटी का पार्ट फील हो। पुराने रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करके एक नया ट्राई कलर फ्लैग लाया गया और एस्टेट जनरल को हटाकर एक नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश की गई। बेसिकली लोगों को लगने लगा था कि अब कंट्री किसी राजा की जागीर नहीं बल्कि उनकी खुद की है। लेकिन हिस्ट्री इतनी सिंपल थोड़ी होती है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि फ्रांस में डेमोक्रेसी का मजा ज्यादा दिन तक नहीं चलता। 1799 में एक ऐसे पावरफुल मिलिट्री लीडर की एंट्री होती है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। एंटर नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन आते ही फ्रांस से डेमोक्रेसी को पूरी तरह उखाड़ फेंकता है और सारी पावर वापस अपने हाथों में ले लेता है। अब आप सोचोगे कि ये लोग तो गुस्सा हुए होंगे। दोस्त ने डेमोक्रेसी क्रश कर दी, पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसने फ्रांस और यूरोप में इतने मैसिव और मॉडर्न चेंजेस किए जो अपने टाइम से बहुत आगे थे। और उन्हीं चेंजेस में से सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है यहाँ, द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे हम पॉपुलरली नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ये टॉपिक डेफिनेटली आपके एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। इस कोड के थ्रू नेपोलियन ने बाय बर्थ मिलने वाले सारे प्रिविलेजेस एक झटके में खत्म कर दिए। उसने इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश की, मतलब कानून की नजर में अब हर इंसान बराबर था। उसने राइट टू प्रॉपर्टी को कंप्लीटली सिक्योर किया, जिससे आम लोगों की जमीन कोई पावरफुल इंसान छीन नहीं सकता था। उसने फ्यूडल सिस्टम, जहां गरीब किसानों से लैंडलॉर्ड्स फ्री में काम करवाया करते थे, उसे पूरी तरह अबॉलिश कर दिया और टाउन्स में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें हटा दिया ताकि ट्रेड ईजिली और फ्रीली हो सके। शुरू में तो लोगों को लगा कि वाह, नेपोलियन उनके लिए एक मसीहा है जो उन्हें आजाद करवा रहा है। बट यहां आता है रियलिटी चेक। हर चीज की एक कीमत होती है। एक तरफ थी मॉडर्नाइजेशन, जैसे कॉमन करेंसी, बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और वेट्स एंड मेजर्स का स्टैंडर्डाइजेशन। इससे बिजनेस करना बहुत आसान हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ थी लॉस ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। नेपोलियन को लगा था कि वो कुछ भी कर सकता है, तो उसने फ्री स्पीच पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी, टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसने जबरदस्ती आम लोगों को फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पूरा यूरोप कॉन्कर करना था। तो गेस व्हाट, जो लोग पहले नेपोलियन का फूलों से स्वागत कर रहे थे, अब वो उससे डीपली नफरत करने लगे। उसके इस ओवर एम्बिशन और ग्रीड का नतीजा ये हुआ कि 1815 में आई द बैटल ऑफ वाटरलू। इस डिसाइसिव फाइट में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने एक साथ मिलकर नेपोलियन को फाइनली हरा दिया। अब एक बात ध्यान रखना, ये सभी विक्टोरियस नेशंस कंजर्वेटिव थे। इन्हें डेमोक्रेसी या नए चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं थे। इनको लगता था पुराना सिस्टम ही बेस्ट है। इसीलिए इन पावर्स ने 1815 में ही एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ वियना, जिसे ड्यूक मेटरनिक लीड कर रहे थे। इस ट्रीटी का एक सिंपल क्लियर ऑब्जेक्टिव था, नेपोलियन ने जो भी नए चेंजेस किए थे उन्हें फटाफट अंडू करना और पुरानी कंजर्वेटिव मोनार्कीज को वापस पावर में लाना। उन्होंने फ्रांस में दोबारा बर्बन डायनेस्टी को गद्दी पर बिठा दिया और यूरोप का नक्शा लिटरली अपने हिसाब से बांट लिया। अब इस सारे पॉलिटिकल ड्रामे के दौरान यूरोप की आम जनता का क्या हाल था?
अगर हम 18th सेंचुरी के यूरोप की सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखें तो वहां बेसिकली दो मेजर एक्सट्रीम्स थे। देखो, एक तरफ थी अल्ट्रा रिच एरिस्टोक्रेसी। ये वेल्दी लैंडलॉर्ड्स थे जो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल थे और स्टेटस शो ऑफ करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और दूसरी तरफ थे बहुत सारे गरीब पेजेंट्स और किसान। पर दोस्तों, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, एक नई क्लास उभरकर सामने आई, द न्यू मिडिल क्लास। इस क्लास में पढ़े लिखे लोग थे, जैसे एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और बिजनेसमैन। यही वो ग्रुप था जो अब समझदार हो गया था और अब इन्हें किसी एक राजा का एब्सोल्यूट रूल यानी ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए थी। इन्हें अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशंस चाहिए थे। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये नई एजुकेटेड मिडिल क्लास आखिर फाइट किस चीज के लिए कर रही थी? उनका सबसे बड़ा हथियार था लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल का सिंपल मतलब होता है फ्री। इन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम तो चाहिए ही थी, जैसे वोटिंग राइट्स और गवर्नमेंट बाय कंसेंट, पर ध्यान दीजिए, इन्हें इकोनॉमिकली भी आज़ादी चाहिए थी। उस टाइम पे यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, हर जगह का अपना अलग टैक्स, अलग करेंसी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान ले जाने में 11 अलग अलग जगह कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थीं। इट्स क्रेजी। इस मैसिव इकोनॉमिक हार्डशिप को सॉल्व करने के लिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसका नाम था ज़ोल्वेराइन। इसने टैक्स बैरियर्स पूरी तरह हटा दिए और 30 से ज्यादा करेंसीज को रिड्यूस करके लिटरली सिर्फ 2 पर ला दिया। ये इस मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बहुत बड़ी इकोनॉमिक विक्ट्री थी। अब जब मिडिल क्लास हर जगह अपने इन डिमांड्स के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तभी 1830 में फ्रांस में एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया। जुलाई 1830 में रेवोल्यूशन आया और लोगों ने दोबारा से मोनार्की को हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी। अब यहाँ ड्यूक मेटरनिक का ये फेमस डायलॉग ध्यान से सुनिए, When France teases, the rest of Europe catches cold। ये डायरेक्ट एग्जाम एंकर है आपका, इसको स्टार मार्क कर लो। मेटरनिक का कहना था कि फ्रांस में जब भी कोई छोटी सी चिंगारी लगती है तो उसकी देखा देखी पूरे यूरोप में लोग बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं। और गेस व्हाट, एग्जैक्टली यही हुआ। फ्रांस के इस रेवोल्यूशन को देखकर बेल्जियम के लोगों ने भी रिवोल्ट कर दिया और अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स से कंप्लीटली आजाद कर लिया। फ्रांस की इस चिंगारी ने और भी कई जगह आग लगाई। इसका एक परफेक्ट और टेस्टेबल एग्जाम्पल है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस उस वक्त द मैसिव ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। 1821 में वहां के लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल शुरू किया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें बाकी यूरोप और कई आर्टिस्ट और पोइट से भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, क्योंकि लोग ग्रीस को एंशिएंट यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल मानते थे। फाइनली लंबा स्ट्रगल चला और 1832 में आके द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, जिसने ग्रीस को फॉर्मली एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये देशभक्ति या नेशनलिज्म सिर्फ हथियारों, वॉर्स या ट्रीटीज से नहीं लाया गया था। एक और बहुत ही पावरफुल टूल यूज किया गया था। लेट्स टॉक अबाउट रोमांटिसिज्म। अब ध्यान रखना, ये आजकल वाला रोमांस नहीं है जिसके बारे में आप शायद सोच रहे हैं। ये कल्चरल मूवमेंट था। उस टाइम के आर्टिस्ट्स और फिलोसोफर्स का मानना था कि सिर्फ साइंस, लॉजिक और रीजन से नहीं, बल्कि इमोशन, आर्ट, फोक सॉन्ग्स और अपनी नेटिव लैंग्वेज के थ्रू आप आम लोगों के अंदर सच्ची देशभक्ति जगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब रशिया ने पोलैंड पर कब्जा किया और वहां से पोलिश लैंग्वेज को हटाकर जबरदस्ती रशियन लैंग्वेज थोपनी चाहिए, तो पोलिश लोगों ने अपनी लैंग्वेज को एज अ वेपन ऑफ रेजिस्टेंस यूज किया। छुप छुप कर चर्च गैदरिंग्स में पोलिश बोलना उनके नेशनल प्राइड और स्ट्रगल का हिस्सा बन गया। ये होती है कल्चर की ताकत। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, साल 1848 पर आते हैं। ये साल ना यूरोप के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1848 अपने साथ एक्सट्रीम हंगर एंड हार्डशिप लाया। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर जॉब्स लिटरली नहीं थी। ऊपर से फसल खराब हो गई थी और खाने के दाम आसमान छू रहे थे। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि पेरिस के आम लोग जो भूखे और अनएम्प्लॉयड थे, वो सब अपनी डेस्परेशन में सड़कों पर उतर आए। प्रोटेस्ट इतना भयंकर और बड़ा था कि वहां का राजा लुई फिलिप वहां से डर के भाग गया। फ्रांस को ऑफिशियली एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया और 21 साल से ऊपर के सभी मर्दों को, ध्यान देना सिर्फ मर्दों को, वोटिंग राइट्स दे दिए गए। फ्रांस में ये सब होता देखकर जर्मनी की मिडिल क्लास ने सोचा कि यार अब हमें भी पीसफुल तरीके से एक यूनाइटेड जर्मन नेशन बनाना चाहिए। इन्होंने 1848 में एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई और फ्रैंकफर्ट के एक चर्च में एक प्रॉपर पार्लियामेंट बुलाई। वहां इन एजुकेटेड प्रोफेशनल्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और प्रशिया के राजा फ्रीड्रिख विल्हेम IV के पास गए। उन्होंने कहा, सर आप राजा रहो, पर अब से इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल करो। अब आप खुद सोचो, क्या कोई एब्सोल्यूट राजा कभी फ्री में अपनी पावर आदि करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। राजा ने तुरंत इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अपनी मिलिट्री भेजकर इस पूरे पीसफुल लिबरल मूवमेंट को ब्रूटली क्रश कर दिया। बेसिकली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुरी तरह फेल हो गई।
अब यहां से हमारी कहानी कंप्लीटली पिवट करती है। जब पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लिबरल तरीके पूरी तरह फेल हो गए तो कंजर्वेटिव मोनार्की ने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि ठीक है, अब हम पावर और मिलिट्री के दम पर नेशंस बनाएंगे। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इसका सबसे बड़ा रिजल्ट है। प्रशा, जो उस टाइम का सबसे पावरफुल जर्मन स्टेट था, उसने ये लीड लिया। उन्हें समझ आ गया था कि जर्मनी को एक करना तो पड़ेगा, पर अब डिबेट से डेमोक्रेसी से नहीं बल्कि प्योर मिलिट्री पावर से। और जर्मन यूनिफिकेशन का चीफ आर्किटेक्ट था प्रूशिया का रूथलेस चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। इनका जो मास्टर प्लान था ना, उसे ध्यान से समझिए क्योंकि ये डायरेक्टली टेस्ट होने वाला सीक्वेंस है। बिस्मार्क ने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का अग्रेसिवली यूज किया। उन्होंने अपने आसपास की मेजर पावर्स डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ लगातार 7 साल तक 3 वॉर्स लड़े। प्रूशिया लिटरली ये तीनों वॉर्स जीत गया और इसके साथ यूनिफिकेशन का लंबा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। फाइनली जनवरी 1871 में एक कड़ाकेदार ठंड की सुबह को वर्साई के ग्रैंड पैलेस में विलियम आई को यूनाइटेड जर्मनी का नया एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। तो जर्मनी तो सक्सेसफुली बन गया। अब जरा आइए देखते हैं इटली को। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली का बैकग्राउंड भी कम मैसी नहीं था दोस्तों। उस वक्त अगर आप इटली का नक्शा देखते तो वो 7 अलग अलग स्टेट्स में टूटा हुआ एक पजल लगता। नॉर्थ में थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का दबदबा था, सेंटर में डायरेक्टली पोप का रूल था और साउथ में स्पेन के बर्बन किंग्स डोमिनेट करते थे। सिर्फ एक सिंगल स्टेट था, सार्डिनिया पीडमोंट, जो वहां के ओरिजिनल इटालियन प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था। यहां के लोगों को भी वही एकता, वही यूनिफिकेशन चाहिए थी। तो आखिर इस बिखरे हुए इटली को जोड़ा किसने? ये 4 नाम आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल लॉक कर लीजिए। ये 4 लोग इटालियन यूनिफिकेशन की अल्टीमेट ड्रीम टीम थे। पहले थे जुजेपे मजीनी, जो एक विजनरी थे जिन्होंने यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई और लोगों के दिलों में यूनिफिकेशन का सपना जगाया। दूसरे थे काउंट कवूर, सार्डिनिया के चीफ मिनिस्टर। ये एक ब्रिलियंट डिप्लोमैट थे जिन्होंने चालाकी से फ्रांस के साथ अलायंस बनाकर ऑस्ट्रिया को वहां से बाहर निकाल फेंका। तीसरे थे जुजेपे गैरिबाल्डी, द ट्रू फाइटर। उन्होंने और उनके आर्म्ड वॉलंटियर्स ने बिल्कुल एक्शन हीरो की तरह साउथ इटली में घुसकर स्पेनिश किंग्स को भगा दिया। और फाइनली इन सब के कंबाइंड एफर्ट से 1861 में विक्टर इमैनुअल II को सक्सेसफुली यूनाइटेड इटली का किंग क्राउन कर दिया गया। अब देखो, इन सब कंट्रीज की टेरिटरी तो चलो डिफाइन हो गई, नई गवर्नमेंट्स भी बन गई, पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इस नए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, एक नेशन को, लोग अपने दिलों में एक्चुअली अपनाएंगे कैसे? यहां कॉन्सेप्ट निकल कर आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। आर्टिस्ट ने डिसाइड किया कि इन नेशंस को एक ह्यूमन फेस दिया जाए, उन्हें एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए, मोस्टली एज अ फीमेल एलेगरी, ताकि लोग इमोशनली अपने देश से कनेक्ट कर सकें। जैसे उन्होंने फ्रांस को एक नाम और चेहरा दिया, मैरियान, जो आज़ादी और रिपब्लिक का एक पॉपुलर सिंबल बनी। और ठीक वैसे ही जर्मनी को रिप्रेजेंट किया गया जर्मानिया से, जो अपनी पेंटिंग में ओक लीव्स का एक ब्यूटीफुल क्राउन पहनती थी, क्योंकि जर्मन ओक वहां हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है। इस तरह उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक फेस मिल गया। अभी तक हमने जो भी देखा सब कुछ काफी इंस्पायरिंग लग रहा था, है ना? देश आजाद हो रहे हैं, नेशंस बन रहे हैं, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते इस पूरे नेशनलिज्म मूवमेंट का एक बहुत डार्क साइड सामने आने लगा था। अब यहां एक बड़ा अनसेटलिंग सवाल उठता है, व्हाट हैपन्स व्हेन द लव फॉर योर नेशन टर्न्स इनटू अ हंगर टू कॉन्कर अदर्स? जब नेशनलिज्म के उस पूरे जज्बे के अंदर लालच, पावर और सुपीरियॉरिटी का नशा आ गया, तो वो बन गया इंपीरियलिज्म। बड़े बड़े न्यूली फॉर्म नेशंस अब अपनी ताकत और वेल्थ बढ़ाने के लिए एग्रेसिवली दूसरे छोटे रीजन्स को जबरदस्ती ऑक्यूपाई करने लगे। इस ब्लाइंड ग्रीड और एक्सप्लोसिव टेंशन का सबसे बड़ा और डेंजरस एग्जाम्पल था द बाल्कन्स क्राइसिस। बाल्कन्स ना यूरोप का एक ऐसा रीजन था जहां बहुत सारी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहती थीं, जैसे मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, ग्रीस वगैरह। ये सभी टेरिटरीज पहले वीक होते हुए ऑटोमन एम्पायर के अंडर थीं, पर जब ऑटोमन एम्पायर टूटने लगा तो ये छोटे छोटे स्टेट्स आपस में ही पावर और डोमिनेंस के लिए बुरी तरह लड़ने लगे। और इस आग में घी का काम किसने किया? मेजर यूरोपियन एम्पायर्स ने। रशिया, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बड़े देश इस बाल्कन्स एरिया को किसी भी कीमत पर अपने कंट्रोल में लेने के लिए वहां कूद पड़े। पूरा का पूरा रीजन लिटरली एक पाउडर केग यानी बारूद का ढेर बन गया था, जो बस किसी भी वक्त फटने ही वाला था। और दोस्तों, इस बारूद के ढेर में आखिर चिंगारी लग ही गई साल 1914 में। ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म जब इंपीरियलिज्म के साथ अलाइन हो गया तो इसने पूरे यूरोप को एक अनस्पीकेबल डिजास्टर की तरफ धकेल दिया। और एग्जैक्टली यही नतीजा था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो अगर हम अभी एक क्विक मेंटल रिकैप करें, हमारी कहानी शुरू कहां से हुई थी? सुरयू के खूबसूरत यूटोपियन ड्रीम से, जहां सब फ्री थे, डेमोक्रेटिक और पीसफुल थे। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो ड्रीम रियलिटी बनना शुरू हुआ, लिबरल मिडिल क्लास ने स्ट्रगल किया और इवेंचुअली यूनिफिकेशन वॉर्स के बाद जर्मनी और इटली जैसे मॉडर्न नेशंस बन गए। पर आखिर में क्या हुआ?
वही देशभक्ति जब एरोगेंस और लालच में बदल गई तो पूरी दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डिजास्टर झेलना पड़ा। सो बेसिकली नेशनलिज्म एक ऐसी डबल एज स्वॉर्ड है जो देश बना भी सकती है और बुरी तरह तबाह भी कर सकती है। आई होप आज की इस क्लास में आपको ये पूरी हिस्टोरिकल जर्नी एग्जैक्टली क्लियर हो गई होगी और एग्जाम पॉइंट्स लॉक्ड हैं। पर जाते जाते एक बार सोचिए जरूर, क्या आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी यही नेशनलिज्म किसी नए बारूद के ढेर को जन्म दे रहा है? कीप क्वेश्चनिंग, कीप स्टडीइंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।